नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामेश्वरी चूल्हा जलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर बारिश के छींटे पड़ने के कारण लकड़ियां नम हो गई थी। उसमें जल्दी आग पकड़ नहीं पा रहा था। उस पर बच्चों की लड़ाई और रोना धोना। बूढ़ी सास उन बच्चों को अकेले कितना संभालती। अरे बहू, छोड़ चूल्हा और आकर इन्हें संभाल। मुझ बुढ़िया से तो ये चुप होने से रहे। सास की बात सुनकर रामेश्वरी बच्चों को देखने आ जाती है। बच्चों को चुप कराकर उन्हें शांत बैठने का सख्त आदेश देती है। 4 बच्चे थे रामेश्वरी के। बड़े बेटे के बाद 2 बेटियां और फिर एक बेटा सबसे छोटा। रामेश्वरी ने तीसरी तक की पढ़ाई की थी। माँ पिता ने इसके आगे नहीं पढ़ाया। यौवन के आने के साथ ही उसकी शादी ब्रिजेश से कर दी गई। ब्रिजेश एक फैक्ट्री में काम करता था। अपने सीमित घंटे के अलावा वह बीच बीच में ओवर टाइम भी कर लेता था। इसलिए घर परिवार चलाने भर उसकी आमदनी हो जाती थी। मगर शराब और जुए में पैसे लगा देने के कारण घर गृहस्थी का खर्च बाधित होता था। रामेश्वरी जब ब्याह कर आई थी तो बस 4 लोगों का ही परिवार था। वह स्वयं, ब्रिजेश और सास ससुर। लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद वह 8 लोगों का परिवार बन गया। ब्रिजेश घर में शराब पीकर आता और हमेशा बखेड़ा खड़ा किया करता था। सास ससुर रामेश्वरी को उस समय ब्रिजेश से मुंह नहीं लगाने की सलाह देती। वे कहते कि नशे में धुत वह सो जाएगा तो माहौल शांत हो जाएगा। रामेश्वरी अंदर से क्रोधित होती, मगर बुजुर्गों की बात मानकर चुप्पी साध लेती। बच्चों से निपटने के बाद वह पुनः चूल्हा जलाने का प्रयास करने लगी। किसी प्रकार लकड़ियां जली। नमी के कारण उसमें तेज आग नहीं उठ पा रहा था। धुआं अधिक हो रहा था। एक तो बच्चों के कारण पहले ही देर हो गई थी। उस पर चूल्हे की ऐसी स्थिति, खाना बनाने में देर तो होनी ही थी। ब्रिजेश शराब पीकर आया और आते ही खाना मांगने लगा। रामेश्वरी ने मजबूरी बताई, मगर उसके सिर पर तो नशा चढ़ा हुआ था। उसका व्यवहार तो बुरा था। उसकी जुबान बद से बदतर होने लगी। एक तो बच्चों की किचकिच, उस पर चूल्हे का हाल। रामेश्वरी तो पहले से ही अपनी खीस दबाई हुई थी। आज ब्रिजेश का व्यवहार उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसने भी पलटकर जवाब दिया। ब्रिजेश को पत्नी का यह रूप नागवार गुजरा। उसका क्रोध तीव्र हो गया। इधर रामेश्वरी का गुस्सा भी बढ़ गया। उसे सास ससुर ने शांत कराना चाहा, मगर आज जाने क्या हो गया कि रामेश्वरी आपे से बाहर होकर उन्हें भी जवाब दे डाली थी। बस मुझे समझाना बंद कीजिए। हर बार मुझे ही क्यों समझाया जाता है? यदि अपने बेटे को शुरू से समझाया होता तो यह हाल नहीं होता आज। ब्रिजेश के माता पिता को बहू के इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। अचानक से बहू का बदला रूप देखकर वो भी सकते में आ गए। माहौल को शांत करने के ख्याल से वे अपने बेटे को समझाने लगे, लेकिन बेटे तो उनकी बात सुनने से रहा। बहसते, गाली गलौज होते छोटी सी बात बड़ी झगड़े का रूप ले लेती है। आज रामेश्वरी भी डट गई, क्योंकि वह अपनी सहन शक्ति को किनारे कर चुकी थी। रामेश्वरी भी गुस्से में चूल्हे की आग को पानी डालकर ठंडी कर देती है, मगर उसके हृदय में जलती आग की लपटें तीव्र थी। उस रात घर में खाना भी नहीं बन सका। बच्चों को घर में रखे खाने वाली चीजों से काम चलाना पड़ा। अगली सुबह रामेश्वरी सामान्य होने की कोशिश करती है। मन तो अभी भी खिन्न था, मगर 4 छोटे बच्चे और सास ससुर के बारे में सोचते हुए अपने गृह कार्यों में रोज की भांति लग जाती है और खाना बनाकर सबको देती है। सास ससुर किसी तरह खट्टे मन से कुछ कोर खा पाते हैं। स्वयं रामेश्वरी भी खाना खाने के लिए सामने थाली रखती है, लेकिन हृदय की वेदना उसे खाने से रोक देती है। वह सोचती है कि आखिर कब तक ब्रिजेश के दुर्व्यवहार को चुप रहकर झेलती। उसके सब्र का बांध टूट गया था। तभी तो उसके मुख से विरोध की शाब्दिक लहरें तेज बहाव की भांति बह निकली थी। दिन बीत गया, शाम हो चली थी। माता पिता बेटे की बाट जो रहे थे। रामेश्वरी की आंखें भी दरवाजे की तरफ अनायास मुड़ जाती। उसे आभास हो रहा था कि ब्रिजेश से शराब की नशे में आकर हंगामा करेगा, मगर शाम से रात हो गई, ब्रिजेश नहीं आया। माँ बाप बेटे की खोज करने की कोशिश करते हैं।
उन्हें पता चलता है कि ब्रिजेश सुबह फैक्ट्री नहीं आया था और दूसरे किसी ने उसे देखा भी नहीं। माँ बाप बेटे के मुंह में बंधे रामेश्वरी को कोसने लगते हैं। रामेश्वरी की आंखें उसके दर्द का एहसास करा रही थी। वह स्वयं को यह समझा नहीं पा रही थी कि गलती उसकी थी। हृदय में क्रोध का आवेग भी ऊपर होने लगा। वह सोच रही थी कि काश वह भी यह सब जंजाल छोड़कर निकल जाती, कहीं दूर अपने जीवन की तलाश में, जहां उसकी मर्जी और उसकी आजादी हाथ पैर बनकर उसके विभिन्न अंग बन जाते। लेकिन इन छोटे बच्चों का क्या, इन्हें किस पर छोड़ जाती। आखिर ने जन्म दिया है तो उस मातृत्व का भाव से वह विरक्त भी तो नहीं हो पाती है। थक हार कर उसने नियति के आगे अपनी सोच को समर्पित कर दिया। उसने मन में ठान लिया कि आगे का जीवन क्या कैसा होगा यह ईश्वर जाने, उसे बस अपने कर्म और दायित्व पर ध्यान देना है। ब्रिजेश के इंतजार में दिन के बाद महीने भी बीतने लगे। रामेश्वरी का जीवन तो पहले से ही कठिन था। उस पर पति का घर छोड़कर जाना, अब सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर ही थी। 4 छोटे बच्चे और सास ससुर, घर के कार्य के साथ आमदनी के लिए बाहर कार्य करने की भी आवश्यकता पड़ गई। समस्या यह थी कि रामेश्वरी अधिक पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि नौकरी मिल पाती। पास पड़ोस के 2-4 घरों में उसने पोछा बर्तन का काम करना शुरू किया। उन घरों में सुबह जाकर काम करती और वहां से रात का बचा खाना ले आती। ऐसे घर में सुबह के खाने की व्यवस्था भी हो जाती। समय बीतता गया। कुछ साल बाद रामेश्वरी के सास ससुर भी परलोक सिधार गए। बच्चे अब तक थोड़े बड़े हो गए थे। बड़े बेटे का 19वां साल शुरू हो गया था। सरकारी स्कूल से 10वीं पास कर वह इंटर में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में बस हाजिरी पूरी करने भर ही जाता, बाकी वह माँ के आर्थिक सहयोग के लिए एक दवा दुकान में स्टाफ बन गया। वही मालिक के साथ बैठकर दवाइयाँ बेचने का काम करने लगा। क्योंकि वह कुछ किताबें दुकान पर ले जाता था, इसलिए कभी कभी खाली समय में वहीं पर कुछ पढ़ाई भी कर लेता था। उसके बाद वाली दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थी। घर में माँ का हाथ बटाने लगी थी और साथ में पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी करती। छोटा बेटा भी स्कूल जाता था। इस प्रकार आगे की जिंदगी कटने लगी। इस दौरान रामेश्वरी कुछ अन्य दुखद परिस्थितियों से भी गुजरी। जिन घरों में वह काम करने जाती थी, वहां के पुरुष तो कभी मोहल्ले वाले या अन्य जाने कितने ही लोगों की बुरी नजर उस पर पड़ी। उस पर महिलाओं के बुरे वचनों की बौछार भी यदा कदा हो जाती। अपने चरित्र को बचाए रखने की जद्दोजहद में उस पर कितनी बार लांछन भी लगे, मगर वह स्वयं को दृढ़ बनाती रखती। कभी कभी वह स्वयं समझ नहीं पाती थी कि उसमें इतनी क्षमता आई कहां से, जो हर परिस्थिति से गुजरते हुए भी दृढ़ बनी हुई है। रामेश्वरी को समय बीतने के साथ जवान होती बेटियों को ब्याहने की भी चिंता होने लगी। बिना पिता की अकेली माँ की बेटियां कौन विवाह करेगा। उसने 2-1 जगह बेटी की शादी को लेकर बातें भी की, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिलना कठिन लग रहा था। बड़ा बेटा परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के कारण अपनी उम्र से अधिक परिपक्व हो गया था। वह घर चलाने में बराबर माँ का सहयोग कर रहा था। वह माँ के जीवन को सुखद बनाना चाहता था। बहनों और छोटे भाई को खुशियों का संसार देना चाहता था। बहन की शादी के लिए उसने भी योग्य लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद एक लड़का मिलता है, जिससे बहन के रिश्ते की बात पक्की भी हो जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़े बेटे ने दुकान के मालिक से कुछ रुपए उधार ले लिए थे। इधर रामेश्वरी को घर की महिलाओं से भी शादी के लिए मदद मिल गई। बेटी की शादी ठीक से हो गई। रामेश्वरी को थोड़ी सी राहत मिली। दामाद अच्छे व्यवहार का मिल गया था। रामेश्वरी को ब्याही गई बेटी के लिए अब कोई फिक्र नहीं करनी थी। उसे एहसास हो गया था कि दामाद भले ही कम कमाए, मगर उनकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। अब रामेश्वरी अपने दूसरे बच्चों और सामान्य दिनचर्या में लग गई। अब तक छोटे बेटे ने भी अपना पॉकेट खर्च निकालना शुरू कर दिया, ताकि छोटी छोटी चीजों के लिए माँ और भाई से मांगना न पड़े। वह अखबार बांटने का काम करने लगा।
अब हर सुबह घरों में अखबार बांटने के बाद वह पढ़ाई करने जाता। जिंदगी सही सही चल रही थी कि वक्त ने पुनः करवट बदली और रामेश्वरी के समक्ष टीस और दुविधा से भरा पल यस प्रश्न की भांति खड़ा हो गया। हुआ यूं कि अचानक एक शाम घर पर ब्रिजेश का आगमन हो गया। बच्चे थे उसे पहचान ही नहीं पाए कि वही उसके पिता हैं। मगर रामेश्वरी अपने पति को पहचान गई और यूं सामने देखकर अवाक रह गई। ब्रिजेश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके एक तरफ का अंग लकवाग्रस्त हो चुका था। वह डंडे के सहारे बहुमुश्किल चल पाता था। शरीर से भी उम्र से अधिक बूढ़ा दिखने लगा था। रामेश्वरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। सब कुछ छोड़कर चला गया। रामेश्वरी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे अपने दर्द से भरे लम्हे पुनः आंखों के आगे तैरने लगे। उसके संघर्ष भरे दिन उससे अपनी बात दोहरा रहे थे कि तुम आज भी मजबूत बनी रहो, भावनाओं के वशीभूत होकर कमजोर मत पड़ना। वह तय नहीं कर पा रही थी कि अपने बीते वर्षों का अफसोस करे या पति के आने की खुशी जाहिर करे। वह दुविधा में खोई थी कि तभी बड़ा बेटा आ जाता है। वह बड़े बेटे को पिता से परिचय करवाती है। बेटा, लंबे अरसे के बाद तेरे पिता लौट आए हैं। अब आगे की जिंदगी हमारे साथ ही गुजारना चाहते हैं। इतने वर्षों के बाद हमें याद करने का कारण? बड़े बेटे ने एक तीखा सवाल उछाला। रामेश्वरी और ब्रिजेश दोनों चुप। रामेश्वरी अपने दर्द को दबाने का प्रयास कर रही थी तो ब्रिजेश अपनी हीनता को, मगर बड़े बेटे की आंखों में सवाल अब भी तैर रहे थे। पसरे सन्नाटे को खत्म करते हुए वह बोलता है, माँ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या फैसला है, मगर जो भी फैसला लेना उसे वेदना में टूटकर नहीं, वेदना को शक्ति बनाकर लेना। यह सुनकर रामेश्वरी आश्चर्य भरी नजरों से बेटे को देखती है। माँ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या फैसला होगा। भावनाओं के घेरे से निकलकर वास्तविकता के आधार पर सोचो। तुम ध्यान रखना कि यह वही व्यक्ति है जिन्होंने न तो पुत्र धर्म निभाया न ही पति धर्म। इन्हें पिता धर्म का भी ज्ञान नहीं। ये सारे कर्तव्य तो तुमने अकेले ही निभाए हैं। अब जबकि इनको एक आसरा और सहारा चाहिए तो वापस आए हैं, परिवार के सदस्य की पहचान लिए। मगर मैं इनसे पूछता हूँ कि इस परिवार में इतने सालों से इनकी क्या भूमिका रही? अब किस आधार पर यह हमसे आश्रय की उम्मीद करते हैं, जबकि इन्होंने हमें बेसहारा छोड़ा था। बड़े बेटे के अंदर ब्रिजेश के लिए रोष साफ दिख रहा था। रामेश्वरी को भी खुशी से अधिक तकलीफ और दर्द से भरे दिन दिख रहे थे जो उसने बिताए थे। इतनी उम्र गुजार दी उसने दर्द से लड़ते हुए। उसने एक फैसला किया, सुनो, जब तुम्हारा स्नेहिल साथ मुझे और बच्चों को चाहिए था तब तुमने जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी मनमर्जी की स्वच्छंद जिंदगी चुनी। हमारी छोड़े बूढ़े माता पिता के लिए भी तुम कोई दायित्व नहीं निभा पाए। अब हमारे पास आए हो तो अपने लाभ और जरूरत के हिसाब से। मुझे माफ कर दो रामेश्वरी। ब्रिजेश इससे अधिक नहीं बोल पाया। उसके लिए उसके बच्चे में स्नेह और लगाव का अभाव था। रामेश्वरी भी अपनी पीड़ा को महसूस कर रही थी जो उसे पति के कारण मिले थे। वह लांछन भरे कठिन दिनों को याद करती है जो वह पति के जाने के बाद गुजारी थी। अब तक वहां आसपास के कुछ लोग जमा हो गए थे। उन लोगों ने रामेश्वरी और बच्चों को समझाने की कोशिश की कि पिता की गलतियों को माफ करके उसे अपना ले और आश्रय दे। आखिर ब्रिजेश उसका पति है। पति कैसा पति? मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। कोई भी रिश्ता आत्मीयता पर आधारित होता है। प्रेम और फिर निभाई गई जिम्मेदारियां उस रिश्ते को और भी सुदृढ़ बनाती हैं। मगर हमारे रिश्ते में इनका अभाव है। कहते हुए रामेश्वरी की आंखें गीली हो जाती हैं। अब यह मृत रिश्ते को अपने स्वार्थ के कारण जीवित करने की कोशिश कर रहा है जो शायद संभव नहीं। रामेश्वरी की बात सुनकर ब्रिजेश ठगासा महसूस करता है। वह वापस मुड़ जाता है अनजान रास्ते की तरफ, मन में एक अपराध बोध लिए कि वह अपने जिम्मेदारियां और रिश्तों से दूर भागता रहा।
अब उसे जीवन के इस कठिन सच को अपनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।